सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, रिलायंस में 50% से ज़्यादा शेयर होल्डिंग है, ठीक है। तो रिलायंस में ना एक नई जॉब आई, किस चीज़ की, अकाउंट्स ऑफिसर की ज़रूरत थी। मान लेते हैं, जस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ, अकाउंट ऑफिसर की ज़रूरत थी, तो भाई नीता अंबानी का नाम आपने सुना होगा, मुकेश अंबानी जी की वाइफ है। मान लेते हैं मुकेश अंबानी ने कहा कि भाई देख, सारे डिसीजन तो मैं ही लेता हूँ, तू बन जा अकाउंट ऑफिसर। किसको बना दिया अकाउंट ऑफिसर? नीता अंबानी को। अब पहली कंडीशन तो बच्चों सेटिस्फाई हो गई। पहली कंडीशन क्या थी? स्पॉस वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन। स्पॉस कौन? मुकेश अंबानी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है जिसका क्या है, उसके पास सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस या फिर सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है उसके पास। और उसके बाद कहता है कि अगर उस ऑर्गेनाइजेशन में वो अपने दूसरे स्पॉस को लगवा दे, तो यहां जो मेन स्पॉस है वो कौन है? नीता अंबानी। जो अदर स्पॉस है जिसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है वो कौन है? मुकेश अंबानी। मां लिख रहा हूं मुकेश अंबानी। ये फर्स्ट पॉइंट तो हो गया बच्चों। अब यहां मैं लिख दूं कि नीता अंबानी डज नॉट पोजेसेस द क्वालिफिकेशन। मतलब अब आपको पता है एक बड़ी कंपनी का अकाउंट ऑफिसर है, कम से कम एमबीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इतना तो मांगोगे। पर मान लेते हैं इस केस में नीता अंबानी 12th पास है। तो अगर नीता अंबानी 12th पास है तो उसकी जॉब एज अकाउंट ऑफिसर सिर्फ और सिर्फ अपने हस्बैंड के रहमो करम पे लगी है, उसके जुगाड़ पे या फिर उसकी पावर की वजह से लगी है। अगर ये पावर की वजह से लगी है तो हम क्या बोलेंगे कि नीता अंबानी जी, आपको रिलायंस से जो भी सैलरी मिल रही है ना, ये सैलरी मुकेश अंबानी के हाथ में टैक्सेबल होगी, आपके हाथ में टैक्सेबल नहीं होगी। लेकिन अगर नीता अंबानी एक एमबीए क्वालिफाइड है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है, तो क्या फिर से आप करोगे क्लबिंग? तो अपने आप क्लबिंग नहीं होगा। तो याद रहेगा आपको कि ये दोनों के दोनों पॉइंट होने चाहिए हमारे पास। एक बार इस एग्जांपल को इसके नीचे ड्रॉ कर लो, पॉज कर ड्रॉ करो। लो बच्चों, ये है एक मिस्टर एक्स और ये है मिसेस एक्स। इन दोनों को सैलरी मिलती है, सैलरी फ्रॉम एक्स लिमिटेड। इसको मिलती है, मान लेते हैं 5 लाख, इसको मिलती है 4 लाख। उसके बाद इनको होती है हाउस प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम 2 लाख, 2.5 लाख। उसके बाद बच्चों कुछ अदर सोर्सेज, इन्होंने कुछ एफडी बनवा रखी है, कुछ बैंक अकाउंट्स हैं, कुछ इनको पैसा इंटरेस्ट इनकम होती है। अदर सोर्सेज से इनको इंटरेस्ट इनकम है, मान लेते हैं 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, ठीक है। अब आगे कंडीशन में आपसे कहता है दैट मिस्टर एक्स डू नॉट possess the technical qualification and working in X Limited as technical officer, where Mrs. X is director and holds 60% of shares. Compute total income of Mr. and Mrs. X. आई होप क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों स्पॉस कौन है जिसके लिए हम बात कर रहे हैं? वो है मिस्टर एक्स। और अदर स्पॉस कौन है जिनके पास सिग्निफिकेंट इंटरेस्ट है? वो है मिसेस एक्स। तो अब जब आप इनकी टोटल इनकम करोगे तो सबसे पहले बिल्कुल वैसे ही जो चार्ट उसने बना रखा है, मिस्टर एक्स एंड मिसेस एक्स। पहली क्या इनकम है बच्चों? इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम इनकम फ्रॉम सैलरी
और ब्रैकेट में लिखोगे नोट। मिस्टर एक्स में आएगी क्या? और नोट लिख के आप वही पूरी की पूरी कहानी लिखोगे क्या? सपोज नहीं यार, सपोज स्पॉज कि दैट मिस्टर एक्स इज वर्किंग विदाउट टेक्निकल नॉलेज इन एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर his spouse having significant influence or substantial interest, hence the income will be added in the income of other spouse। तो हम क्या करेंगे, इसकी इनकम की जगह इसको हम मिसेज एक्स में ऐड कर देंगे। कितनी? 9 लाख हो गई ना बच्चों, 5 लाख उसकी, 4 लाख उसकी। और उसके बाद अगर हम बोले इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तो क्या हाउस प्रॉपर्टी को भी ऐड करोगे? वो तो सिर्फ और सिर्फ आपको जो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से इनकम मिल रही है सिर्फ उसी के ऊपर एप्लीकेबल है। सो हाउस प्रॉपर्टी 2 लाख, 2.5 लाख। नेक्स्ट अदर सोर्सेज 1 लाख एंड 1.5 लाख। टोटल करो बच्चों दोनों का, 3 लाख एंड कितना हो गया? ये हो गया 13 लाख। 13 लाख हुआ भाई। अब देखो बच्चों, अब मैं आपको टैक्स कंप्यूट करके बताता हूँ। देखो वैसे टैक्सेबिलिटी यहाँ पे है नहीं, लेकिन तब भी देखो गवर्नमेंट ने किस तरीके से अपना पैसा बढ़ा लिया, किस तरीके से गवर्नमेंट ने टैक्स वसूला। अगर क्लबिंग ऑफ इनकम नहीं होती, इसकी टोटल इनकम क्या हो रही है? इसकी 8 लाख पे टैक्स कितना बनेगा बच्चों? तो पहले, अच्छा पुलकित अभी तेरे को ये स्लैब नहीं पता तो बाद में बताऊंगा मैं तेरे को। कितना बनेगा बच्चों इसमें? 12,500। फिर 5 लाख से 8 लाख एट द रेट 8 लाख, कितने एक्स्ट्रा है हमारे पास? 3 लाख एट द रेट 20%। 3 लाख का 20% 60,000। व्हाट इज द टोटल टैक्स? 72,500। एक जीरो ज़्यादा लग गया, ठीक है। अब याद रखना ये एक बंदे का टैक्स है 8 लाख पे। यहाँ हमारे पास कितने लोग हैं? 2, तो कितना हो जाएगा ये? 145, ठीक है। 1,45,000 का टैक्स लगा, गवर्नमेंट को 1,45 मिल गया। अगर ऐसा हुआ, अब देखो कितना टैक्स लगेगा। इसके कितना लगेगा? 2.5 लाख से 3 लाख पे एक्स्ट्रा कितना है? 2.5 लाख से ऊपर 50,000। 50,000 पे कितना लगेगा? 5%। कितना हुआ? 2,500, ठीक है। इसकी बात करें, इस पे पहले 5 लाख तक तो कितना लगेगा? 12,500। फिर 5 लाख से लेके 10 लाख के बीच में लगता है 20%। कितना हो गया? फिर 10 लाख से ऊपर 13 है तो 3 लाख आ गया। 3 लाख पे कितना लगेगा? 30%। अब देखो कितना बना इसका टोटल टैक्स। इस 2,500 को भी ऐड कर दूं तो ये 15,000 हो गया। 2,05,000 टोटल का हो गया, ठीक है। 2,05,000 इसको इस पे ऐड करने के बाद। तो गवर्नमेंट ना बहुत पागल बनाती है लोगों को, बहुत पागल अपना टैक्स वसूलने से। लास्ट टाइम हमने जब एग्रीकल्चरल इनकम पढ़ा था, एक तरफ कहता है एग्रीकल्चरल इनकम एग्जम्प्ट है और बाद में देखा था उस पर भी कैसे टैक्स वसूल रहा था। आज नॉर्मली आपको पता है जिसकी इनकम है उसके हाथ में टैक्सेबल होती है, और उसके बाद आपने एक नया क्लॉज डाल दिया क्लबिंग ऑफ इनकम का, और उसके हिसाब से जहां एक फैमिली के हाथ से 1,45 जाने थे, वहां उनसे आप 2,05,000 वसूल रहे हो। सेस और मतलब जो भी है कि टैक्स अथॉरिटी ज़्यादा वसूलते हैं और उन्हें किसी चीज़ से मतलब नहीं है। उन्हें किस चीज़ से मतलब है कि भाई इनकम पे तुम टैक्स दे दो चुपचाप, हमें और किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं है, और जितना टैक्स हम दे कहते हैं ना उतना टैक्स दे दो बस। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो बिल्कुल एग्जाम के लायक जितनी भी चीज़ें थी वो इसमें पूरी कवर हो गई है। आप पॉज करके ये एग्जाम्पल नोट कर लो। हो सकता है कि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए और क्वेश्चन में लिखे कि स्पॉस के पास शेयर होल्डिंग है बट लेस देन 20% है, तो लेस देन 20% है तो वहाँ कोई क्लबिंग नहीं होगी। आपकी टेक्स्ट बुक में पहला ही क्वेश्चन है, तो उसमें शेयर होल्डिंग जो दे रखी है ना, वो दे रखी है 15%, 12% एंड 1%, और तीनों ही केस में क्लबिंग ऑफ इनकम नहीं हो रहा है, ठीक है। चलिए ये हो गया। इसको पॉज करो, मैं इसको हटाता हूँ और नेक्स्ट करते हैं। हमारे पास इनकम फ्रॉम एसेट ट्रांसफर टू स्पॉस। तो आपने किसको ट्रांसफ़र कर दिया? स्पॉस को। तो हस्बैंड ने वाइफ को दे दिया, लेकिन याद रखना विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, ये है पूरा पॉइंट। विदाउट एडिक्वेट
कंसिडरेशन। अब ये पॉइंट मेरे को आगे समझाना नहीं है क्योंकि ये बातें हम पहले कर चुके हैं, ठीक है, ये हमने पहले ही बात कर ली थी, डिस्कशन कर लिया था कि आपने सिर्फ और सिर्फ अपने इनकम की टैक्सेबिलिटी बचाने के लिए अपने इनकम को अपने स्पॉस के नाम पे कर दिया, सॉरी नॉट इनकम, एसेट को अपने स्पॉस के नाम कर दिया। तो ए ने अपने वाइफ को एसेट दे दिया और ये बोला कि इनकम भी इसी की है, लेकिन वाइफ से पैसे तो लिए नहीं, दैट मीन्स एसेट सेल नहीं किया, ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट, ठीक है, ये पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं। और अब आते हैं बच्चों इस पे, ये कहता है इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड। इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड लिखो आगे, टू बी एडेड इन हैंड ऑफ पेरेंट, टू बी एडेड इन टोटल इनकम ऑफ पेरेंट having higher income. Exceptions. करो नोट बच्चों इसको। श्योर। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन ये है कि क्या माइनर इनकम कमाता है। एक बच्चा आज पैदा हुआ, कल 1 साल का हुआ, मतलब कल 1 साल का हो नहीं जाएगा, प्रैक्टिकल मत तो जाना, 1 साल बाद वो 1 साल का हो गया। क्या 0 साल से 1 साल का जब तक वो हुआ, इस एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर के लिए क्या उसने कुछ पैसे कमाए होंगे? क्या वो कमा सकता है? आर यू श्योर? कमा सकता है या नहीं? 0 से लेके 1 साल तक का बच्चा पैसे कमा सकता है? कैसे कमा सकता है? मैं बताऊंगा। जैसे उसके पापा ने एफडी बना दी किसी बड़े अमाउंट के उसके नाम। एग्जैक्टली। तो ये बच्चों जो 0 से 1 साल के बच्चे हैं, ऑफ कोर्स वो भी छोटे बच्चे हैं, माइनर है, उनकी भी इनकम होती है, ठीक है। एंड आपको पता है कि भाई हमारी जो इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ हैं वो कहती है कि तुम्हारा पैन कार्ड बनाएंगे जब तुम 18 साल के हो जाओगे, लेकिन कभी कभी स्पेशल केसेस में जल्दी बना देते हैं, वो माइनर का केस होता है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि क्या माइनर इनकम कमाते हैं? तो आंसर इज यस। किस टाइप की इनकम होती है बच्चों? वो होती है इंटरेस्ट इनकम। आपको पता होगा जितने भी बड़े लोग होते हैं ना, ये जब उनके बच्चे होते हैं तो लाखों करोड़ रुपए की एफडीज करवा देते हैं। आपको पता है फ्लैट 7% एफडी पे अगर इंटरेस्ट मिलता है तो 1 करोड़ की एफडी पे 7 लाख का इंटरेस्ट हो गया। एनएफडी में दोबारा वो 7 लाख ऐड ऑन होकर प्रिंसिपल को 1 करोड़ 7 लाख कर देगा, एंड ऐड ऑन होकर वो मल्टीप्लाई होता रहता है, कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता रहता है। एंड 7 लाख आपको पता है टैक्सेबल फिगर है। इवन 7 लाख ना हो, 10,000 भी हो, क्योंकि 10,000 का जो टैक्स होता है, सॉरी 10,000 तक का इंटरेस्ट जो होता है ना, वो टैक्सेबल नहीं होता या फिर एग्जाम्प्ट होता है। तो अगर 15,000 का भी इंटरेस्ट होता है तो वो इंटरेस्ट टैक्सेबल हुआ। तो ये क्या कहता है कि माइनर चाइल्ड की जो भी इनकम है उसको टू बी एडेड इन द टोटल इनकम ऑफ पेरेंट। पेरेंट्स होते हैं हमेशा, पेरेंट नहीं होता, पेरेंट्स होते हैं, मदर एंड फादर। ये कहता है हम उस पेरेंट में ऐड कर देंगे जिसकी हायर इनकम है। तो मान लेते हैं एक छोटा बच्चा, उसकी मदर भी है एंड फादर भी है, मदर ज़्यादा पैसे कमाती है, तो उसका वो जो इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक आएगा वो हम कहाँ ऐड कर देंगे? इंटरेस्ट ऑन एफडी, वो ऐड कर देंगे हम उसकी मदर की सैलरी में, और वो अपने आप टैक्सेबल हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं क्लबिंग हो गई ना, कि इनकम किसी और की है और ऐड ऑन किसी और में हो रही है। बट इसका एक्सेप्शन क्या है? माइनर अर्न द इनकम फ्रॉम हिज हर टैलेंट और एप्टीट्यूड। अपनी मेहनत से, अपने टैलेंट से, अपनी बुद्धि से
अगर उसने पैसे कमाए हैं तो वो उसी के हाथ में टैक्सेबल होंगे, तब क्लबिंग नहीं होगी। ठीक है, तो इंटरेस्ट इनकम आपको पता चल गया। अब याद रखना बच्चों, इंटरेस्ट इनकम कमाने के लिए क्या कोई मेहनत लगती है? नहीं लगती। तो और यही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे मेहनत नहीं होगी वहाँ क्लबिंग हो जाएगी। जैसे इससे पहले हमने स्पॉस का देखा था कि भाई तुझे टेक्निकल क्वालिफिकेशन नहीं है, तेरे पास प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है और जॉब है ऑफिसर वाली, तो ये क्या हुआ? ये मेहनत से नहीं लगेगी, ये किसी के वजह से आपको मिली है किसी तो सिमिलरली यहाँ पे क्योंकि देवर रिच तो इसको एफडी मिल गई, उस पर इंटरेस्ट मिल गया। अब हम बात करते हैं इसके एक्सेप्शंस की। एक्सेप्शन में बच्चों आप ना टीवी पे अलग अलग शोज देखते होगे, आपने जितने भी डांस शोज देखे हैं, ठीक है, आपने केबीसी किड देखा होगा। केबीसी आता कौन बनेगा करोड़पति किड्स के लिए आया था, तो उसमें जितने भी बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, हाई आईक्यू लेवल के होते हैं वो सारे के सारे बच्चे, तो वो जब लाखों रुपए जीतते हैं तो उनके लाखों रुपए उनके दिमाग से कमाई गई इनकम है। जितने भी छोटे छोटे बच्चे आप एक्टर्स देख रहे हो जो उसमें आते हैं, अलग अलग टीवी शोज़ में आते हैं या फिर नाटक में आते हैं, मूवीज़ में आते हैं, जैसे ये सबसे पहले जो केस मतलब जब समझाया गया था ना, ये तारे ज़मीन पे जो मूवी थी उसका जो हीरो था बच्चा, दर्शी क्या है उसका, सफारी है कुछ, दर्शील सफारी या दर्शन सफारी वटेवर, तो हाँ ईशान अवस्थी, ये नाम पता है, असली नाम नहीं पता, ठीक है। हाँ, तो वो बच्चा था, उसने जितने भी वो पैसे कमाए थे वो उसी के हाथ में टैक्सेबल हुए थे। ठीक है, क्यों? क्योंकि अपनी मेहनत से कमा रखे हैं। तो आपको क्लियर रहेगा कि कोई भी बच्चा अगर किसी शो से पैसे जीत के लाया है तो क्लबिंग ऑफ इनकम का प्रोविजन नहीं लगेगा। सो घूम फिर के क्लबिंग ऑफ इनकम का प्रोविजन कहाँ बच गया? ओनली एंड ओनली इंटरेस्ट इनकम, उसके अलावा और कोई इनकम होगी नहीं। क्यों? क्योंकि रेंटल इनकम के लिए आपको पता है आप उसके नाम पे प्रॉपर्टी तो कर दोगे, पर रेंट प्रॉपर्टी उससे खरीदोगे क्या? बच्चा खुद खरीदेगा, और 18 साल तक तो आप वैसे ही कोई लेन देन नहीं कर सकते। ठीक है, और अगर आपने बच्चे के नाम पे प्रॉपर्टी कर भी दी है तो पुरानी मूवीज़ आपने देखा होगा कि जब तक बच्चा 18 साल का नहीं हो जाता तब तक उसे यूजिंग राइट नहीं मिलते उस चीज़ के, क्योंकि माना जाता है अभी वो परिपक्व नहीं है, अभी वो मैच्योरिटी उस पर उस लेवल की नहीं है। और इसी पॉइंट के साथ हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो जाता है। तो क्या क्या चीज़ें हमने इंपॉर्टेंट करी? सबसे पहले हमने करा रेम्यूनरेशन टू द स्पॉस। अगर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन साथी की जॉब नौकरी कहीं लगा देता है, इवन उसके जीवन साथी के पास कोई भी टेक्निकल या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है, तो जितनी भी सैलरी उसके जीवन साथी को मिल रही है वो उसी के हाथ में टैक्सेबल होगी। एंड नेक्स्ट पॉइंट कि माइनर चाइल्ड अगर अपनी मेहनत से पैसे कमाता है तो उसके हाथ में टैक्सेबल है, अन्यथा और एल्स अगर किसी भी सोर्स से पैसे कमाता है तो जिस भी पेरेंट की हायर इनकम है उसकी इनकम में ऐड ऑन हो जाएगा। कर दो इसको पॉज।